मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पिछली 2 क्लास में प्रश्न 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 1 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 6 का बताया गया है, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर इतना x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, फलन जो f(x) है सिद्ध करना है x बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो करवाते हैं सिद्ध। यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रश्न संख्या, जैसा लिख रहे हैं ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। प्रश्न संख्या लिख लो 6 का और यहां पर आपको हल लिख लेना है। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले दिया गया फलन लिख लो। यहां पे हल में दिया गया फलन f(x) बराबर mod x माइनस 2 बराबर बताया गया है x माइनस का 2। इसके लिए शर्त है x ग्रेटर देन इक्वल टू और f(x) का दूसरा मान है माइनस x ब्रैकेट में x माइनस 2। इसके लिए शर्त बताइए x लेस देन 2। अब आपको यहाँ पर x बराबर 2 पर फलन सतत है सिद्ध करना है। तो आपको हेडिंग डालना पड़ेगा यहाँ पे x बराबर 2 पर सतत का परीक्षण डाल लो हेडिंग। अब सतत के लिए आपको मान निकालना है। देखो किसका मान निकालना है, f2 का मान निकालना है, f2 प्लस 0 का मान निकालना है और f2 माइनस 0 का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों f2 जो है मान बराबर से निकलता है और इसका जो मान निकलता है RHL से और इसका जो मान निकलता है LHL से। तो वाम पक्ष सीमा और ये दक्षिण पक्ष सीमा, इसका जो मान निकलेगा वही इसका निकलेगा और वही इसका निकलेगा। ये है फार्मूला सांतत्य के लिए। तो पहले आपको f2 का मान निकालना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। तो देख लो यहाँ पर f2 बराबर, हमने आपको बताया है बराबर आपको देखना है। शर्त आपके पास 2 हैं और आपको यही देखना है बराबर किस शर्त में है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बराबर, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बराबर, दिख रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस शर्त के सामने फलन का मान लेना है x माइनस 2। ठीक है, तो x के स्थान पर आपको क्या रखना है 2। तो यहाँ पे रखेंगे 2 और माइनस कितना है 2। केवल और केवल चर को चेंज करना है, इतना ध्यान रखना। तो आंसर शीट क्या निकली 0। अब आपको RHL निकालना है, दक्षिण पक्ष सीमा का मान f2 प्लस 0 बराबर होता है लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 प्लस h। जब हमने सांतत्य तथा अवकलनीयता पढ़ाई आपको, तो हमने आपको बताया था कि 2 प्लस h मिल जाए, मीन्स अगर प्लस है तो आपको x की तरफ देखता हो, यही ट्रिक बताई थी। और जब यहाँ पे माइनस होगा तो x की तरफ ना देखता हो, आपको शर्त देखना है, इतना काम करना है। तो अगली लाइन में कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, अब प्लस है x की तरफ देखता हो, तो देख लो यहाँ पर x की तरफ नहीं देख रहा है, यहाँ पर ये देख रहा है x की तरफ। तो इस शर्त के सामने आपको फलन का मान लेना है, ये ट्रिक है। कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल चर को चेंज करना है। x है, x के स्थान पे 2 प्लस h रखना है, तो f2 प्लस h का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे देखो 2 प्लस h रख दिया x के स्थान पे यहाँ पे और माइनस 2 एट इट इज। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कैंसिल कर लेना है, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बचा, h बचा। लिमिट का मान यहाँ पे रख दो, तो आंसर शीट क्या निकली 0 निकली। जब f2 का मान और f2 प्लस 0 का मान सेम निकलता है तभी हम
तीसरी लिमिट का मान निकालते हैं, मीन्स LHL का मान निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इतना नोट कर लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं, स्पेस मेरे पास नहीं है इतना। तो तीसरी लिमिट का मान देख लो LHL, तो F2 माइनस का 0 लिमिट H टेंस टू 0 F2 माइनस का H, क्योंकि आपको पता है जो आगे जो लिखा होता है मान वो x का होता है, बाद में जो लिखा होता है वो लिमिट का होता है। तो ये 0 लिमिट का है, जब लिमिट यूज करते हैं तो ये 0 क्या बन जाता है, यस बन जाता है। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो लिमिट यस टेंस टू 0। अब इसका मान कैसे आपको यहाँ पे रखना है, देखो माइनस है तो हमने यही ट्रिक बताई थी कि x की तरफ ना देखता हो। तो ये आपको दिख रहा है, x की तरफ नहीं देख रहा है, 2 की तरफ देख रहा है। तो इस शर्त के सामने जो फलन दिया गया है f(x) मान, यही लेना है। ठीक है, जहाँ पे x है आपको कितना रख देना है, 2 माइनस h रख देना है। तो 2 माइनस h माइनस का 2, अब 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस का h मिलेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, प्लस का h मिल गया। अब लिमिट हटाओ, h के स्थान पे रख दो 0। ठीक है, h टेंस टू 0 है तो h के स्थान पे 0 रख लो। तो कितना मान मिला, 0 मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों मान बराबर निकले हैं, और बराबर ही निकलेंगे क्योंकि x बराबर 2 पर हमें क्या फलन सिद्ध करना है, सतत है। ठीक है, अब एक लाइन आपको लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं, आपको नोट करते रहना है। एक लाइन आपको लिखना है, दैट इज F2 बराबर F2 प्लस 0 बराबर F2 माइनस 0। इम्प्लाई दैट करके लिख लो, x बराबर 2 पर fx सतत है। ये कंप्लीट हो गया। अब अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है। अब आपको हेडिंग फिर डालना है, x बराबर 2 पर अवकलनीय का परीक्षण। इसको हम रफ कर देते हैं, हेडिंग डाल लो, x बराबर 2 पर अवकलनीय का परीक्षण। ठीक है, आपको फार्मूला पता ही है, अगर x बराबर 2 है तो RF डैश 2 का मान और LF डैश 2 का मान निकालेंगे, और अलग अलग ही निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं सिद्ध करना है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको याद होगा, इसका भी फार्मूला याद होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, RF डैश 2 लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h माइनस का F2 अपॉन h। ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस साइड से लिखते हैं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। लिमिट h टेंस टू 0 F2 प्लस h का मान, सतत में आपने F2 प्लस h का निकाला था मान और F2 माइनस h का भी निकाला था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रिपीट कर देते हैं, 2 प्लस h, अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, उस शर्त को देखना है, उस शर्त के सामने जो फलन का मान होता है वही लेना है। तो प्लस है, देखता हो, ये देख रहा है, इसके सामने जो फलन का मान है यही आपको लेना है। और क्या करना है, चर को चेंज करना है, x दिख रहा है, x के स्थान पे 2 प्लस h रख लेना है। तो यहाँ पर x है तो हम रखेंगे 2 प्लस h, और माइनस का 2 है, ITT रख लो। F2 का मान आपको पता ही है, सतत में निकाला था, 0 ही निकला था। ठीक है, तो डायरेक्ट रख लो अपान में h। अब 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आएगा, h अपान h, कैंसिल कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिला, 1। अब h यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो लिमिट हटा दो। ठीक है, 1 आंसर शीट आ गई, इतना नोट कर लो। अब निकालेंगे LF डैश 2 का मान। चलो यहीं पे हम काम कर लेते हैं, L और यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ये फार्मूला बनता है
एल एफ डैश का। मेरे प्यारे बच्चों फिर देखो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0, F2 माइनस एच का मान माइनस है तो ना देखता हो उस शर्त को आपको देखना है। तो ये नहीं देख रहा है एक्स की तरफ, तो इसी शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है वही लेना है। चलो यही लेंगे, तो रख लो माइनस, फिर ब्रैकेट में x है, x के स्थान पे 2 माइनस एच, ठीक है, और ये माइनस का 2 है, एट इट इज रखना है। हमने आपको बताया केवल और केवल चर चेंज होता है, प्लस माइनस और अचर पद सेम टू सेम रहता है, इतना ध्यान रखना। इसका मान 0 निकाला था सतत में तो डायरेक्ट रख लो, अपान में माइनस एच। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, ठीक है, क्योंकि ये पद खत्म हो गया। अगर ये पद जिंदा होता तो हम माइनस नहीं कैंसिल कर पाते डायरेक्ट, क्योंकि इस पद से कोई लेना देना नहीं है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब देखो 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस का एच ऊपर और नीचे एच काट दो, तो क्या मिला, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचा है -1। अब यहाँ पे एच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो लिमिट काम नहीं करेगी, नहीं करेगी तो डायरेक्ट आपको क्या रखना है, -1। तो मेरे प्यारे बच्चों आर एफ डैश 2 का मान निकला था 1 और एल एफ डैश 2 का मान क्या निकला, -1, तो अलग अलग निकला, अलग अलग निकला। तो आपको पता है फलन क्या, फलन एफ एक्स अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है, इतना नोट करो। अब इसके आगे आपको एक लाइन लिखना है, दैट इज आर एफ डैश 2 नॉट इक्वल एल एफ डैश 2, इम्प्लाई दैट करके लिख दो, x बराबर 2 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। क्या यहाँ पे लिखना है, अवकलनीय नहीं है। अब आपको अता करके लिखना है, लास्ट में अता करके लिखना है मिक्स, सतत के लिए और अवकलनीय के लिए। जो यहाँ पे लिखा है यही लिख लो, अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। ऐसे करके आपको हल देना है 6 का काका। नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है, यहाँ पे डाल लो 6 का खा। क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन का ये है प्रश्न। तो सबसे पहले आपको न्यूनतम जेड और अधिकतम जेड लिख लेना है, ये जानकारी आपको पहले से है। तो न्यूनतम जेड बराबर 3x प्लस का 9y, अधिकतम जेड लिख लो। यहाँ पे दोनों ही हमसे मांगे गए हैं, न्यूनतम जेड और अधिकतम जेड। तो 3x प्लस का 9y। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, व्यवरोध। गिन लो कितने व्यवरोध हैं, 1 2 3 4 5, लिख लो पांचों। तो x प्लस का 3y लेस देन इक्वल 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, x लेस देन इक्वल y, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसके बाद क्या लिखते हो, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में। यही बताया था जब हमने पाठ 12 रैखिक प्रोग्रामन आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो अस्मिकाओं को, यहाँ पे क्या लिखना है, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो ये। अब आपको यहाँ पर लेस देन हटाना है, यहाँ पर ग्रेटर देन हटाना है, यहाँ पे लेस देन हटाना है, यहाँ पे ग्रेटर देन हटाना है और बराबर यूज करना है, क्योंकि समीकरण के रूप में आपको लिखना है।
ठीक है, तो x प्लस का 3y बराबर लिख लो 60। अंताखंड बनेगा। क्या बनेगा? अंताखंड। इसको हम रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग इस साइड नोट कर लो। बनाओ अंताखंड। तो बराबर क्या चाहिए? 1 चाहिए, तो 60 का भाग लगा लो। तो x के बटे 60 और प्लस यहाँ पे जब भाग लगाओगे तो y के बटे कितना आएगा? 3 से काट लो ये 60, तो 20 मिलेगा बराबर 1। इसको समीकरण 1 डाल लो। ठीक है, अब x प्लस वाई बराबर 10 लिख लो, इसका अंताखंड बना लो। तो x प्लस वाई बराबर 10, भाग लगा दो हर एक पद में 10 का, ये दूसरा अंताखंड बन गया। इसके बाद आपको x लेस देन इक्वल वाई है ना, x बराबर वाई लिख लो। तो x बराबर वाई है, यहाँ से बिंदु निकलेगा, अंताखंड नहीं बनेगा। अंताखंड उसी अस्मिका का आपको बनाना है जिस अस्मिका में 3 पद होते हैं, 2 चर और 1 अचर पद होता है। यहाँ पर देख लो कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो तीसरा पद नहीं है। नहीं है तो अंताखंड नहीं बनेगा। तो अंताखंड नहीं बनेगा तो क्या यहाँ से निकलेगा? बिंदु। तो बिंदु निकालो। तो x के बटे y कर लो बराबर 1/1 बंद कर लो। तो x गामा y बराबर 1,1, इसे नंबर 3 डाल लो। अब इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो x बराबर 0 लिख लो, इसे डाल लो नंबर 4। फिर y बराबर 0 लिख लो और नंबर 5 डाल लो। इसके बाद आपको पता है क्या लिखते हैं? पुट z बराबर 0। पुट z बराबर 0, यहाँ से आपको बिंदु निकालना है, चाहे यहाँ से लिख लो चाहे न्यूनतम z से लिख लो। ठीक है, तो लिख लेते हैं 3x प्लस का 9y बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस का 9y, तो x के बटे y माइनस का 9/3 हो जाएगा ना। y इसके नीचे लिखेंगे तो x के बटे y, 3 जो है -9 के नीचे लिखेंगे, काट लो, 3 तिरकानो 3 एकम 3। तो x गामा y जो बिंदु निकला है -3,1। इतना नोट करो। अब उस साइड रफ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस साइड आपको नोट कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है। चलो यहाँ पर हम खींच लेते हैं, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्षैतिज रेखा। ग्राफ आपको जरूर सीखना है क्योंकि पेपर में एक प्रश्न जरूर आता है रैखिक प्रोग्रामन का। किस्मत अच्छी है तो 2 आ जाते हैं, एक हिंदी वाला आ जाता है और एक सरलतम रूप से आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x अक्ष लिखना है और इसका अपोजिट क्या होता है? x डैश। यहाँ पे लिखना है आपको y अक्ष। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिख देना है y डैश। अब आपको अंतराल लेना है। अंतराल अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x के बटे 60 है और यहाँ पे x के बटे 10 है, तो अधिकतम 60 है। तो अंतराल 10 से लेंगे तो हमें धनात्मक x अक्ष पे 6 लाइनें करना पड़ेंगी। तो 5 से ले लो तो 12 करना पड़ेंगे, 12 पंचे 60। तो अंतराल आपको इतना लेना है कि कॉपी पे ग्राफ बन जाए। इतना छोटा नहीं लेना है कि छोटा ग्राफ बने जो दिखे ना। तो हम क्या करेंगे? 5 से अंतराल लेंगे, 12 लाइनें करेंगे धनात्मक x अक्ष पे। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 से अंतराल ले लिया। तो y के नीचे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। तो कितनी लाइनें आपको लेना है? 5 के अंतराल से 4 लेना है, 5 चक्कू 20। ठीक है, तो 1 2 3 4। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपको रेखाएं खींचना है। तो x से नीचे 60 है, तो धनात्मक x अक्ष पे यहाँ पे कितना मिलेगा? 60,0 मिलेगा। y के नीचे 20 है, धनात्मक है, तो 5 10 15 20 यहाँ पे मिल जाएगा। तो 0,20 लिख लेना है।
दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो ये हम खींच रहे हैं दो बिंदुओं से एक रेखा, और नंबरिंग करते रहना है, नंबर जरूर डालना है, ठीक है। बाद में हमें तीर लगाना पड़ते हैं। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाए जाते हैं और ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाए जाते हैं। अब दूसरा अंतःखंड खींचना है। x के नीचे 10 है तो 5 और 10 यहाँ पे मिलेगा 10,0। y के नीचे 10 है तो यहाँ पे मिल जाएगा 0,10। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, हमने खींच ली। काउंटिंग करते रहना है, इसे नंबर 2 डाल दो। अब इसके बाद में आपको ये x, y कितना दिया गया, बिंदु 1,1। तो बिंदु के लिए आपको अलग से काउंटिंग करना है। अंतराल आपने 5 से लिए, 5, 10, 15, 20। लेकिन अगर हम यही अंतराल जब यूज करते हैं बिंदु में तो 1, 2, 3 करके गिनते हैं। इतना ध्यान रखना, जब भी बिंदु को आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3 करके ही आपको काउंट करना है, चाहे अंतराल 10 से हो, चाहे 15 से हो, चाहे 50 से हो, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 1 हो गया x का मान और y का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा 1,1, ठीक है। और ये रेखा आपको पता ही है, बिंदु मूल बिंदु से होकर जाती है। तो बिंदु और मूल बिंदु से एक रेखा आपको खींचना है। काउंटिंग करते रहना, नंबर 3 डाल लो यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लो x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, बाई अक्ष पे मिल जाएगी x बराबर 0। नंबर 4 डाल लो यहाँ पे। अब y बराबर 0, ये क्षैतिज रेखा x अक्ष की है ना, इसी पे y बराबर 0 मिलेगा, तो 5 नंबर डाल लो। अब z बराबर 0 से जो बिंदु निकाला है, इसके लिए आपको डब्बा बनाना है। जो बिंदु आपने अस्मिका से निकाला है उसका डब्बा नहीं बनता है। z बराबर 0 से जो आपने बिंदु निकाला है उसी से सिर्फ डब्बा बनेगा, और डब्बे से ही आंसर शीट पता चलती है। तो -3,1, x का मान -3 है, y का मान 1 है, तो -3 ऋणात्मक x अक्ष पे ले लो यहाँ पे, 1, 2, 3, और y का मान तो पता है आपको 1 है, तो ये लेना है 1। आप कहोगे ये सर 5 का अंतराल है। हमने आपको बताया कि जब भी बिंदु को काउंट करते हैं, चाहे अंतराल आपने कितना क्यों ना लिया हो, 1, 2, 3 करके ही गिना जाता है। ये बात आपको हम बताते हैं और आपको समझना है। रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न जो है 100% पेपर में आता है और उसका आप गर्दा उड़ा सकते हो। तो -3,1 यहाँ पे कितना मिलेगा, -3,1। तो जेड की जो रेखा होती है, थोड़ा ये 10,0 इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। अब रेखा खींच लो। ये रेखा हम खींच रहे हैं, आपको समझना है। z बराबर 0 की रेखा है, ठीक है। अब आपको तीर लगाना है। तीर कैसे लगाओगे देख लो, बता देते हैं। ये पहला जो आपने अंतःखंड बनाया है, किस अस्मिका से बनाया था, x प्लस का 3y लेस देन इक्वल 60, इसी से बनाया था। दूसरा जो अंतःखंड बनाया था x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 10 से। ये जो इसके लिए x लेस देन इक्वल y, और ये तो आपको जानकारी है, x बराबर 0, y बराबर 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, जो ट्रिक हमने आपको बताई वो किसके लिए बताई, जिस अस्मिका से अंतःखंड बन जाता है उसी के लिए ट्रिक वैलिड है। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाते हैं। तो अंतःखंड इससे बना, इससे बना, तो इसके लिए ट्रिक है और इनके लिए नहीं ट्रिक है। इनके लिए अलग से आपको तीर लगाना है। पहले इनके लिए तीर लगा देते हैं, फिर बाद में बताएंगे। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, कहने का मतलब है मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा रखनी है, तो बोलते हैं अंदर तीर। तो पहली देख लो, यही पहली है, तो अंदर तीर हम लगाएंगे। तीर चाहे छोटे छोटे लगा लो, चाहे बड़े बड़े लगा लो, ठीक है। ये लो मूल बिंदु की तरफ, ये मूल बिंदु है, इसकी तरफ आपको तीर लगाना है, ठीक है। अब दूसरा जो अंतःखंड है ग्रेटर देन इक्वल पे,
तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाना है। नंबर 2 यही है। बाहर तीर का मतलब वो ये होता है कि मूल बिंदु की अपोजिट दिशा में आपको तीर लगाना है, तो बोलेंगे बाहर तीर। ठीक है, हो गए इनके। अब ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अलग तरीका होता है। जब भी आपको ये अस्मिका मिल जाए 100% जो भी बताएंगे ट्रू ही बताएंगे, बदलता नहीं है। ठीक है, जब ऐसी इस प्रकार से अस्मिका मिल जाए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस रेखा के तीर कैसे लगाना है हम आपको बताते हैं। ये जो अस्मिका है ना, लेस देन इक्वल किसकी तरफ देख रही है? y की तरफ देख रही है। तो y की तरफ देख रही है और जिस चर की तरफ देखे उसी अक्ष की तरफ आपको तीर लगा देना है। तो चर y की तरफ देख रही है ये अस्मिका, तो इस रेखा के तीर y अक्ष की तरफ आपको तीर लगाना है। तो y अक्ष यही तो है, लगा दो तीर। ये ट्रिक है जो हमने आपको बताई। ठीक है, हमने आपको बताया ये 50 रुपए के जो टीचर होते हैं वो नहीं बता पाते हैं। वो कहते हैं आइए हमने रटा है आप भी रटिए, लेकिन मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि 100 में से 100 गणित में उसी बच्चे के आते हैं जो समझ के पढ़ता है। उठाया लगाया उस विधि से कभी भी 100 में से 100 नहीं आते हैं नंबर गणित में, इतना ध्यान रखना है। तो तीर आपके समझ में आ गए इसके, और इसके तो जानते हो x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे ये तीर लगाए जाते हैं। लगा लो मेरे प्यारे बच्चों, इसके तीर पता ही है आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 12 रैखिक प्रोग्रामर आपको पढ़ाया, बहुत बेहतरीन, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, चलो अब देखो कहाँ पे सारे के सारे तीर मिल रहे हैं, वहीं पे छायांकित कर लो। तो ये सारे के सारे तीर मिल रहे हैं, तो ये छायांकित होगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका बताते हैं आपको कैसे छायांकित होता है। आपके पास 2 पटरी हों, एक और पटरी हो, चाहे जितनी पटरी हो, आपको रेखाओं पर रखना है। देखो इस रेखा पर हमने रख ली, इस रेखा ने क्या बोला, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा आगे होगा। और इसने क्या बोल दिया, इसने जे आगे होगा पीछे नहीं होगा। तो यहीं पे आपको दिख रहा है छायांकित। और छायांकित के भी कितने रूल होते हैं? 2 होते हैं, परिबद्ध होता है, अपरिबद्ध होता है। तो आपको बताना है ये परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है। तो आपको पता है घिरा हुआ अगर है तो परिबद्ध बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है। अब परिबद्ध का मतलब क्या होता है बताइए? बाउंडेड। तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब आपको बिंदु यहाँ पे ढूंढना है, 2 बिंदु, क्योंकि न्यूनतम z निकालना है और अधिकतम z निकालना है। तो न्यूनतम बिंदु भी आपको निकालना है और अधिकतम बिंदु भी। और ये छायांकित आपको दिख रहा है ना, छायांकित से ही आपको पता चलेगा। छायांकित के आसपास जो बिंदु होंगे, जितने बिंदु हों उन्हीं में से 2 बिंदु आपको ढूंढना है। तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। 2 बिंदु आपको लेना है। पहला न्यूनतम बिंदु, ठीक है ना, फिर आपको अधिकतम बिंदु। थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, अधिकतम बिंदु। अब आपको स्केल निकालना है, स्केल निकालो। आपने स्केल निकाल ली, जेड वाली जो रेखा है ना ये, इस पे रख लो। आपने ये जेड वाली रेखा पर रख ली। अब आगे बढ़ाना है, ये पटरी आगे बढ़ाना है। जो पहले बिंदु मिल जाए वो न्यूनतम बिंदु होगा। तो पहले बिंदु क्या मिला, ये मिल गया। ठीक है, तो ये न्यूनतम बिंदु है। आगे बढ़ाते हैं, ये लो, इसके समांतर रेखा खींच लेना है, क्योंकि समांतर से ये पता लग जाएगा कि जेड वाली रेखा से ये बिंदु कितनी दूरी पर है। तो P डाल लो, कितना मिलेगा, लंब डालेंगे यहाँ पर x अक्ष पे, तो x का मान 5 मिलेगा। y अक्ष पे लंब डालेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा y का मान। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्केल आगे बढ़ाओ, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा अधिकतम बिंदु होगा। तो आगे बढ़ाते हैं, सबसे बाद में कौन सा मिला है, ये वाला मिला है। फिर दोबारा बताते हैं, जेड की रेखा पर ये स्केल रख लो, आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाते हैं, सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु। तो समांतर रेखा खींच लो, समांतर रेखा खींच लो, इसे क्यू डाल लो, बताओ कितना मिलेगा। इस बिंदु से एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5, 10, 15। तो लंब डालेंगे नहीं, समझ लो, जरूरी नहीं कि लंब डालो। तो हमें मिल गया 15 एक्स का मान। ठीक है, अब इसके इस बिंदु के अपोजिट देखो वाई अक्ष पे, तो ये तो मिलेगा, सीधा सीधा मिल गया। ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अंतराल है आपका, देखो एक ये अंतराल है यहाँ पे 5, 10, 15। तो 15 पे ये लंब पड़ जाएगा। तो y का मान हमको कितना मिल गया, 15 मिल गया। ठीक है, अधिकतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु हमको पता चल गया। न्यूनतम बिंदु 5,5, अधिकतम बिंदु हमें मिला है 15 पे 15। ठीक है, अब आपको मान निकालना है। x बराबर 5 मिला, y बराबर यहाँ पे 5। न्यूनतम z कितना था देख लेते हैं। यहाँ पे 3x प्लस का 9y, तो 3x प्लस का 9y मान रख लो। x का मान 5 है, y का मान 5 है। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 15 और ये 45, 5, 5, 10, 4, 1, 5 और 1, 6। ठीक है, ये निकल आया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस साइड हम रफ करेंगे, अधिकतम बिंदु लिखेंगे। चलो यहाँ पे लिख लो अधिकतम बिंदु। अधिकतम बिंदु 15,15 यही निकला। चलो x का मान 15, y का मान 15। अब आपको अधिकतम z निकाल लेना है। 3x प्लस का 9y, x का मान 15, y का मान 15। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब गुणा करो, 45 हो गया, 9 × 45, 9, 4, 13, 15 नेमा 135 होते हैं, लिख लो। 5, 5, 10 की 0, 4, 3, 7, 1, 8 और 1 ऐसे लिखो। ठीक है, नोट कर लो। न्यूनतम जेड भी आ गया, अधिकतम जेड भी आ गया। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला नंबर देख लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, रफ हो गया। अब आपको नंबर चेंज कर लेना है। यहाँ पे जो भी है नंबर डाल लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, वृत्त दे दिया गया है x² + y² बराबर 4 के प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है वृत्त। तो दिया गया वृत्त, ठीक है। वक्र यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जब हमने ये पाठ पढ़ाया हमने आपको बताया था कि प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, किताब से बता रहे हैं तो वक्र ही मिलेगा। ये जानकारी हमने आपको दे दी थी। तो वक्र लिख लिया, और वक्र का जो भी नाम है यहाँ पे वृत्त है तो वृत्त लिख लो। ठीक है, तो x² प्लस का y² बराबर क्या लिखना है, 4। इसे समीकरण 1 डालो, और एक रेखा दे दी गई है y बराबर x, इसे नंबर 2 डालो। ये दूसरे प्रकार का है, क्योंकि 2 ही प्रकार के प्रश्न थे किताब में। तो दूसरे प्रकार का है तो आपको पता ही है, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं पहले। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, ये पता लग जाएगा ये रेखा वृत्त किस चतुर्थांश में आपस में मिलेंगे। ठीक है, y का मान रख दो समीकरण 1 में से, लिख लो समीकरण 1 में रख लो। तो x² यहाँ पे रखो, तो x² बराबर 4, जोड़ लो 2x² बराबर 4, काट लो तो x² बराबर 2,
घात हटाओ, रूट आ जाएगा ना +-2। एक्स का मान 2 मिला, 1 -2 मिला। ठीक है, उठा के समीकरण 2 में रख लो। तो यहाँ पर देख लो समीकरण 2 से y बराबर x है, तो x के जो मान है वही y के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो प्रतिच्छेद बिंदु। तो √2 पे √2 मिला और -√2 पे -√2 मिला। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु पता चल गए। ये पता चल गया कि रेखा और ये वृत्त एक दूसरे को कहाँ पे काटेंगे। प्लस प्लस आपको पता ही है प्रथम चतुर्थांश, और माइनस माइनस जो है तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष और यहाँ पर आपको लिख लेना है वाई अक्ष। ठीक है, पहले वृत्त का समीकरण, यहाँ से केंद्र और त्रिज्या आपको पता ही है। केंद्र 0,0, त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 2 का स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, एक वृत्त बना लो, ये लो एक वृत्त। ठीक है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ पे 2,0 मिल जाएगा और केंद्र 0,0। अब रेखा खींचना है। रेखा ये y बराबर x कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है, ये देखो मूल बिंदु से होकर ऐसे करके आपको खींच लेना है। ठीक है, तो y बराबर ये x है। अब क्या बोला उसने, प्रथम चतुर्थांश में स्थित, वो तो बात की बात है। पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु देखो, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको √2, √2। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु माइनस का √2, -√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश ये है। अब देखो उसने बोला है ये वृत्त लेना है, तो यहाँ से हमने एक वृत्त ले लिया जे। ठीक है, अब देखना है कहाँ पे छायांकित होगा, और रेखा लेनी है, हमने एक रेखा ले ली। ये देखो प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। फिर क्या बोला, एक्स अक्ष लेना है, तो एक्स अक्ष हमने ले लिया। अब बताओ कहाँ पे छायांकित होगा, ये वृत्त है, ये रेखा है, ये एक्स अक्ष है, तो ये छायांकित होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि हमें पट्टी काटना पड़ती है। तो पट्टी के लिए ये प्रतिच्छेद बिंदु आपको दिख रहा है, इसे नीचे उतार लो। पहले इसके 2 भाग हो जाएंगे। इसे नीचे उतारा तो आपको ये जानकारी है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, √2, क्योंकि ये जो है √2 नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इस बिंदु के लिए हमने सीढ़ी लगाई। सीढ़ी एक्स अक्ष पे लगाई, बोलते हैं लंब हमने डाला। ठीक है, तो जब हमने सीढ़ी लगाई तो भुज आएगा नीचे, कोटि नहीं आएगी, क्योंकि कोटि का मतलब होता है एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो इसीलिए 0 लिख दिया हमने। ये √2 नीचे चला आया। अब इसका अलग आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका अलग निकालना है। ठीक है, इसके लिए पट्टी अलग आपको काटनी है। इसके लिए क्या करना है, पट्टी अलग काटनी है, और इसके लिए पट्टी अलग काटनी है। ठीक है, यहाँ पे dx, और आपको ये जानकारी है मेरे प्यारे बच्चों कि पट्टी जो हम काटते हैं उसी अक्ष पे पट्टी काटी जाती है जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं। पट्टी का ऊपर का हिस्सा जो होता है वक्र से छूलेगा, मतलब x व y में जो समीकरण होगा उसी से छूलेगा पट्टी का ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पे देखो छूल रहा है ऊपर का हिस्सा, x y में समीकरण है, यहाँ पे देखो छूल रहा है क्योंकि वृत्त का जो समीकरण है वो x y चर में है। ठीक है, ये पहचान है। और नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से छूलेगा जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं। तो ऐसे पट्टी काटी जाती है। अब आपको फार्मूला यहाँ पे लिख लेना है, अभीष्ट क्षेत्रफल तो y1 dx प्लस का y2 dx, a से b हो गया और यहाँ पे c से d, ये फार्मूला है। अब देखो लिमिट लेना है, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे
समाकलन होगा रेखा का, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगी 0 से √2। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 0 से क्या है, √2 है, और छायांकित किससे हुआ है, रेखा से हुआ है, तो रख लो x। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिमिट हो जाएगी √2 से 2, तो यहाँ पे लिख लो √2 से 2। अब समाकलन किसका होगा, चर x y में समीकरण है वृत्त का है ना, वृत्त का समीकरण से आपको y2 निकालना है। तो 4 माइनस x² रूट में, ठीक है। अब आपको समाकलन करना है, तो x का समाकलन x²/2 0 से √2 लिमिट, यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला, तो एक लाइन हम लिख देते हैं, उसके बाद लगाएंगे फार्मूला, a² माइनस x² का फार्मूला लगेगा। इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है मेरे पास कि हम पूरा जो है प्रश्न लगा दें और आप लोग देख सको, इतना नहीं स्पेस होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अपर लिमिट रखो 2 मिले, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। इसमें लगा लो फार्मूला a² माइनस x², तो क्या होता है बताओ, 1/2 इंटू x फिर a² माइनस x²। अब इसमें लगा लो लिमिट √2 से 2, ठीक है। आगे ही बढ़ जाते हैं, इस तरफ हम रफ करेंगे, इसका तो हो ही गया है, 1/2 इंटू x रूट में a² माइनस x², फिर प्लस 1/2 a² का मतलब 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x/a का मतलब 2। इसमें लिमिट लगा लो आप √2 से 2, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, ऊपर भी रफ कर देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा प्लस 1/2। अब यहाँ पे रख लो, अपर लिमिट रखोगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तो प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 बना देगा अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों जब लोअर लिमिट आप रखोगे तो कुछ ना कुछ मान देगा, तो यहाँ पे रखो √2। अब रूट में रखो तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे 2 से 2 काट दो तो 2 मिलेगा, यहाँ पे रखो, अपर लिमिट रखोगे तो 1 मिलेगा साइन इनवर्स, लोअर लिमिट रखोगे तो ऊपर कितना आएगा, √2/2, ठीक है। इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, 1 यहाँ पे देखो माइनस का √2/2 और √2 मिल जाएगा यहाँ से, वहाँ पे देखो प्लस का 2, यहाँ पे कितना मिलेगा, अभी ऐसे ही रखो, इसे हल कर लो, तो साइन इनवर्स, तो इसे हल करोगे 1/√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस तो कट जाएगा ना, √2 इंटू √2, 2 मिलेगा, 2 से नीचे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, साइन डायरेक्ट लिख लो ना, क्या होता है π/2, ठीक है। यहाँ पर √2 जो होता है π/4 45 लिख लो, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ से कितना मिलेगा, एलसीएम 4 ले लो तो 2π माइनस का पाई, इतना नोट करो और यहाँ पर आंसर शीट निकालते हैं, ठीक है। तो बराबर में 2, यहाँ पे आएगा π/4, तो π/4 काट लो तो कितना मिला, π/2 वर्ग इकाई, नोट कर लो, इसकी आंसर शीट आ गई, नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है, जो भी है डाल लो, घाय डाल लो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बताया गया है एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक 3 गेंद निकाली जाएं तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है
तो मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस की अगर हम बात करें, हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या होता है कि निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है। तो आपको पता है बिना प्रतिस्थापित, इसका मतलब यही है, बिना प्रतिस्थापित। आगे लिखा है तो तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों गेंदों के लाल मतलब यहाँ पे 3 घटनाएं घटित हो रही हैं, एक साथ घटित हो रही हैं। जब तीनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं क्या बोलते हैं? स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं, क्योंकि 2 घटनाएं जब घटित होती हैं एक साथ फिर भी स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा घटित होती हैं फिर भी स्वतंत्र घटनाएं ही बोलते हैं। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए फार्मूला आपको पता ही है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। 2 घटनाओं के लिए ये फार्मूला बनाया गया, लेकिन यहाँ पे कितनी घटनाएं घटित होंगी? 3। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये बैग बना लेना है और यहाँ पर कितनी कितनी गेंदें बताई हैं लिख लो। 5 लाल हमने यहाँ पे गेंदें लिख ली, ठीक है। फिर इसके बाद 4 काली गेंदें, आगे बढ़ते हैं, फिर 3 सफ़ेद गेंदें, ठीक है। तो 5 4 3। तो मेरे प्यारे बच्चों एन से यहाँ से निकल आएगा, जोड़ लो 5 4 3। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5 4 9, 9 3 12 गेंदें, टोटल 12 गेंदें मिल गई। और यहाँ पर क्या बताया गया है? तीनों गेंदों के लाल निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जिसके लिए बोला है पहले उसको यहाँ पे लिख लो, कुल लाल गेंदें। कुल लाल गेंदें कितनी हैं? 5 हैं, 5, ठीक है। अब हमको निकालना है पी तीनों गेंदों के लाल। जो लिखा है वही लिख लो यहाँ पे, ये हमको निकालना है तीनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि पी का मतलब होता है प्रायिकता, ठीक है। तो आपको पता ही है कि हमें 3 ब्रैकेट में लिखना है, देखो कैसे। तो लिख लो यहाँ पे तीनों, यही लिख लो, तीनों गेंदों के लाल। 3 घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो 3 ब्रैकेट में आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है? पहली गेंद आपको निकालना है लाल, उसकी प्रायिकता लिखना है यहाँ पे। दूसरी गेंद आपको निकालना है लाल, फिर उसके बाद तीसरी गेंद निकालना है। जो भी निकालोगे वो वापस नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है। तो पहली गेंद लाल निकालोगे उसकी प्रायिकता यहाँ पे लिखना है। कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी है वो तो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। और अनुकूल परिस्थितियों की संख्या ऊपर लिखना है। लाल गेंदें कितनी है? यहाँ पे देख लो 5, लिख लो 5, क्योंकि पहले हमने जो यहाँ पे मान रखा है पहली लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो यहाँ पे 5 कैसे लिखा है? क्योंकि 5 हमसे बोला गया है कुल लाल गेंदें 5 हैं, तो आपको निकालना 1 है। तो चांस कितने हैं निकालने के? 5। क्या पता पहली निकल जाए, क्या पता दूसरी निकल जाए, क्या पता तीसरी निकल जाए, क्या पता चौथी निकल जाए, क्या पता 5वीं निकल जाए। तो पता नहीं रहता है कौन सी निकलेगी, तो इसीलिए चांसेस 5 हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है बिना प्रतिस्थापित माइनस करते रहना है, कर दो माइनस, नीचे ऊपर भी माइनस कर लो, ठीक है। 12 11 5 4, फिर आगे 3, फिर आगे क्या आएगा? 10 यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब हमने आपको बताया है बिना प्रतिस्थापित माइनस करना है, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे 4 3 12 कट गए, 5 दूनी 10, तो 1/11 × 2
तो कितना मिला 1/22। ये आंसर शीट किस में लाई करना चाहिए, इसमें लाई करेगी। ठीक है, प्रायिकता का कोई सा प्रश्न लगाओ, आंसर शीट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर शीट इसमें लाई करेगी तो करेक्ट है, नहीं कर रही है तो इनकरेक्ट है। चलो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो, जल्दी नोट करो। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको अगला नंबर डाल लेना है। तो देख लो वहाँ पे क्या बताया गया। यहाँ पर बताया गया सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो लंब इकाई सदिश का आपको फार्मूला याद होगा, निकल आएगा। आगे लिखा है उनके बीच का कोण की जिया भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जिया लिखा है तो फार्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अपान में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, पहले आपको लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, उसके बाद हमें कोण निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिए गए सदिश लिख लो। दिए गए सदिश लिख लो। वेक्टर ए बराबर दिक् अनुपात से लिखना है, 211 से लिख लो। ठीक है, 211 से वेक्टर ए का सदिश लिख लिया और 341 से आपको वेक्टर बी का सदिश लिखना है। तो लंब इकाई सदिश का फार्मूला देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, पहले हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालना है, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। चलो रखो, वेक्टर ए के दिक् अनुपात 211, वेक्टर बी के दिक् अनुपात, फिर सार कर लो। किसके सापेक्ष करोगे, R1 के सापेक्ष। तो R1 के सापेक्ष फिर सार करने पर कर लो R1 के सापेक्ष फिर सार। ठीक है, आई कैप हो गया, छुपाओ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका इसमें इंटू करो। ठीक है, माइनस के बाद में कितना आएगा, 4 का 1 में इंटू करेंगे तो मिलेगा 4। ठीक है, माइनस का जे कैप, दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति छुपा लो, इसका इसमें इंटू करेंगे माइनस का 2 मिलेगा, माइनस के बाद में 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 मिलेगा, प्लस का के कैप ले लिया ना, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छुपेगा, 4 का 2 में इंटू करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का -1 में गुणा करेंगे -3 मिलेगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 आई कैप आएगा, यहाँ पे 3 2 5 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 11 के कैप मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लंब इकाई सदिश निकाल लेना है। चलो यहाँ पे लिख लो, लंब इकाई सदिश। तो लंब इकाई सदिश n कैप बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ये निकला है, तो कितना है 3 5 11, 3 5 11। ठीक है, अपान में मापांक निकाल लो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, ऊपर मिला माइनस का 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 11 के कैप, अपान में जोड़ लो कितना मिलेगा 1, इसे दे दो 10, 10 5 15, 1 हासिल मिल गया, 2 2 4 1 5, 155 मिल गया रूट में। ठीक है, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर लघुत्तम वापस करके छोड़ दो, क्योंकि 155 अगर निकालें बाहर निकलेगा नहीं रूट से। 5 से काट लो, 5 3 15, 5 1 5, जोड़ा बनेगा नहीं तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट में ही आपको रखना है। तो चाहे ऐसे छोड़ दो या फिर लघुत्तम वापस दे के छोड़ दो। तो 5/155 रूट में जे कैप और प्लस 11/155 के कैप। ठीक है, नोट करो। अब निकालेंगे कोण, इसको हम रफ कर देते हैं, उसके आगे यहाँ पे लिखना है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है फार्मूला, साइन थीटा का
फार्मूला लिखना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, होल मापांक अपान में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा का इसलिए लगाया क्योंकि जिया लिखा है, जिया कोजिया लिखा होता तो कोस का लगाते हैं, ठीक है। देख लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान यहाँ से माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 11k कैप, ठीक है, इसका मापांक, और नीचे वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस का k कैप। वेक्टर बी देख लो कितना है 3 4, फिर दिया है माइनस का k कैप, ठीक है। निकालो मापांक, इसको हम रफ कर देते हैं। तो इसका मापांक आपने यहाँ पे निकाला था, कितना निकला 155, डायरेक्ट लिख लो ऊपर 155 वटे, यहाँ पे देख लो 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे देख लो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, तो 155 बटे कितना आएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे 16 9 25, 25 और 1 26, ठीक है। अब रूट से बाहर देखो निकलेगा तो निकालेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर ऊपर है 155 और नीचे कैसे लिखना है 6 है, कैसे लिखना है 2 गुणे 3, ठीक है, और 26 है तो 26 को ऐसे लिखना है 13 दूनी 26, ठीक है। तो यहाँ पर तो मापांक तो आपको पता ही है कैसे निकलता है, वो तो आप कर ही सकते हो, 9 16 और 1 16 9 25, 25 और 1 26, ठीक है। 155 वटे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अलग कर लो, अलग अलग लिख लो रूट, तो इससे क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये लो ये 2 निकला और इसका आपस में गुणा कर दो 39, 13 का 3 में गुणा कर दिया, 13 दूनी 26, 13 3 39, और √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 लिखना आपको लिखना है, ठीक है। साइन इनवर्स कितना आएगा 155 बटे, क्योंकि अगर यहाँ पे जिया पूछा है तो आंसर शीट ऊपर ही छोड़ देना है, जिया पूछा है। अगर केवल और केवल यहाँ पे कोण लिखा होता कोण, तो थीटा का मान निकालते हैं, तो इतना ही आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भी आधा नंबर काट लेता अगर साइन को उस तरफ लेके जाते हैं। तो केवल आपको साइन थीटा का मान निकालना है। चलो इतना नोट करो, अब इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब एक और बचा है, कौन सा बचा है इसका चा बचा है लास्ट वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं नंबर डाल लेते हैं चा, और प्रश्न भी लिख देते हैं। कहता है एक समीकरण दिया गया है, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर में बताया गया सेक इनवर्स बी माइनस का सेक इनवर्स ए, ठीक है। कहता है समीकरण को हल कीजिए, तो समीकरण को हल करना है। तो आपको पता है पार्ट 2 से लिया गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जब भी समीकरण हल करना हो तो x का मान निकालना पड़ता है, ठीक है। हल देख लो, ये तो प्रश्न है, लिख लो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण लिख लो। तो बताया गया है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का सेक इनवर्स एक्स अपॉन बी बराबर में सेक इनवर्स बी माइनस का सेक इनवर्स ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिसमें ए आपको दिख रहा है उनको एक तरफ, जिसमें बी दिख रहा है उनको एक तरफ लेना है। तो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा सेक इनवर्स ए, ठीक है। इसको उस तरफ लेके जाएंगे, पहले इसको लिख लो, इसको उस तरफ लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो सेक इनवर्स को जब हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे
तो ए ऊपर पहुंचेगा, एक्स नीचे आएगा। इसको भी चेंज कर लो, 1/a हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लो, cos इनवर्स 1/b हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लो, cos इनवर्स b/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगा लो फार्मूला और उस तरफ भी लगा लो फार्मूला। लगेगा cos इनवर्स, यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y का लगेगा। क्या होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, लगाओ फार्मूला, दोनों तरफ लगाओ, बराबर के इस तरफ भी लगाओ। तो cos इनवर्स a/x और 1/a, ठीक है, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सेकेंड रूट में 1 माइनस 1/a स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में लगा लो, cos इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1/b इंटू में b/x माइनस फर्स्ट रूट में आएगा 1 माइनस 1/b स्क्वायर, सेकेंड रूट में आएगा 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब cos इनवर्स से cos इनवर्स हटा दो, तो cos से cos इनवर्स हटा देंगे, कितना आएगा पहले इसको हम रफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको नोट करना है। तो यहाँ से a से a कट गया ना, तो 1/x मिला। यहाँ पे ऐसे ही रखो 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसे रखो 1 माइनस 1/a स्क्वायर, बराबर में ये b से भी कट जाएगा, 1/x आएगा, फिर माइनस 1 माइनस 1/b स्क्वायर, सेकेंड रूट में 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो 1/x से 1/x कैंसिल हो गया, जो मिला लिख लो, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/b स्क्वायर, सेकेंड रूट में 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको वर्क करना है दोनों पक्षों का, क्योंकि रूट आपको दिख रहा है। इसको हम रफ कर देते हैं। रूट देख लो, रूट दिख रहा है ना, तो आगे क्या करना है, वर्ग करके हल करना है। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो इस साइड जो है रूट हट जाएगा। ठीक है, बराबर में भी हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है ना। ठीक है, अब आपको गुणा करना है दो ब्रैकेट का, 1 का कर लो, 1 माइनस 1/a स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर लो, a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, 1 का कर लो इस ब्रैकेट में, तो 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/b स्क्वायर का इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का मिलेगा 1/b स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखो 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, बराबर के दोनों तरफ ये अगर एक जैसे, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ अगर एक जैसे पद हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 1 से 1 भी कैंसिल कर लो। अब a वाले पद अलग रखना है, मीन्स चर वाले पद अलग रखना है, अचर पद अलग रखना है। तो यहाँ पर इसको इस तरफ लाएंगे तो 1/b स्क्वायर और इसे एट इट इज लिख लो, बराबर में इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है b स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना नोट करो, और 2 लाइनें लिखना पड़ेंगी, x का मान निकल आएगा। पहले इसको हम रफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लघुत्तम ले लो, कितना मिला, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बराबर यहाँ पर कॉमन ले लो पहले, 1/x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, इसका इसमें इंटू कर लो, इसका इसमें इंटू कर लो, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलेगा ना। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, घात हटाना है, रूट ले लेना है। एक्स का मान कितना निकलेगा, ए बी निकलेगा कि प्लस माइनस ए बी निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मान को निकालते हैं, तो प्लस माइनस आपको लेना है। ठीक है, प्लस माइनस, जैसे ही रूट आपको लेना है, रूट 2 मान देता है, प्लस का भी देता है और माइनस का भी देता है। तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया।